नमस्कार। आज हम एक बेहद प्रभावशाली किताब पर चर्चा करने वाले हैं जिसने पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में एक अलग ही कह सकते हैं बहस छेड़ दी। रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। जी हाँ, नमस्कार। ये किताब काफ़ी चर्चा में रही हमेशा से। बिल्कुल। हमारे पास इस किताब की एक काफ़ी विस्तृत समीक्षा, एक रिव्यू मौजूद है और आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस रिव्यू के जरिए समझें कि भाई ये किताब इतनी पॉपुलर क्यों हुई, इसके मुख्य तर्क क्या हैं और हाँ, समय के साथ इसकी प्रासंगिकता पर क्या सवाल उठे हैं ये भी देखेंगे। ये किताब आई थी 1997 में और ये कियोसाकी के अपने अनुभवों पर आधारित है, जहां वो दो अलग-अलग पिताओं की सोच, उनकी सलाह, उसकी तुलना करते हैं। हाँ, वो दो डैड वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, वही। तो इस रिव्यू के आईने में देखते हैं मूल कहानी क्या है। एक तरफ है उनके अपने पिता, पढ़े लिखे सरकारी नौकरी वाले, उन्हें वो कहते हैं पुअर डैड। अच्छा। दूसरी तरफ है उनके दोस्त के पिता, कम पढ़े लिखे, मतलब औपचारिक शिक्षा कम, लेकिन बिजनेस में काफी सफल। उन्हें वो रिच डैड का नाम देते हैं। तो रिव्यू ये बताता है कि ये किताब सीधे सीधे पैसे को लेकर जो हमारी सोच है, जो पारंपरिक शिक्षा प्रणाली है और अमीर बनने के जो स्थापित विचार हैं, उनको चैलेंज करती है। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। इस रिव्यू के मुताबिक इस किताब का सबसे बड़ा, सबसे स्थायी प्रभाव क्या रहा, लोगों की सोच पर इसने सबसे गहरा असर कहाँ छोड़ा? देखिए, रिव्यू का जो केंद्रीय बिंदु उभर कर आता है वो ये है कि इस किताब ने वित्तीय साक्षरता, मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी की जरूरत को आम पाठक तक पहुंचाया। ये शायद इसका सबसे अहम योगदान रहा है। अच्छा। स्कूल हमें अकादमिक ज्ञान तो देते हैं, नौकरी के लिए तैयार करते हैं, लेकिन पैसा मैनेज कैसे करना है, निवेश क्या होता है, संपत्ति और देनदारी, एसेट्स और लायबिलिटीज का बेसिक फर्क क्या है, ये सब बातें अक्सर हमारी शिक्षा से गायब रहती हैं। हाँ, ये बात तो है। तो कियोसाकी का मुख्य तर्क, जिसे रिव्यू भी हाईलाइट करता है, वो ये है कि सिर्फ अच्छी तनख्वाह कमाना काफी नहीं है। असली फर्क इस समझ से आता है कि संपत्ति, मतलब एसेट्स क्या हैं, यानी वो चीजें जो आपकी जेब में पैसा डालती हैं, और देनदारियां, मतलब लायबिलिटीज क्या हैं, वो चीजें जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं। कैश फ्लो को समझना, निवेश करना सीखना, ये सब रिव्यू के मुताबिक सिर्फ ज्यादा कमाने से कहीं ज्यादा जरूरी है। इसी वित्तीय शिक्षा की नींव पर जोर देना यही किताब की सबसे स्थायी विरासत है, ऐसा रिव्यू मानता है। और इसी से जुड़ा है वो संपत्ति बनाम देनदारियों वाला विचार, जिसे रिव्यू काफी शक्तिशाली मानता है, खासकर क्योंकि वो बहुत सरल तरीके से समझाया गया है। हाँ बिल्कुल, किताब कहती है और रिव्यू इस पर काफी विस्तार से बात करता है कि अमीर लोग लगातार संपत्ति, मतलब एसेट्स इकट्ठा करने पर ध्यान देते हैं। ये संपत्तियां कुछ भी हो सकती हैं, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स या किराए पर देने वाली प्रॉपर्टी, या कोई बिजनेस जो मुनाफा दे रहा हो। हाँ बिल्कुल, ये सब उनकी आमदनी बढ़ाते हैं। जबकि रिव्यू के अनुसार किताब ये दिखाती है कि मध्यम और निम्न वर्ग के लोग अक्सर अनजाने में देनदारियां, लायबिलिटीज खरीदते रहते हैं। जैसे एक बड़ी कार जिसके लिए बड़ा लोन लिया हो, या जरूरत से बड़ा घर जिसकी ईएमआई बहुत ज्यादा हो, या फिर क्रेडिट कार्ड का बढ़ता हुआ कर्ज। ये सब तो जेब से पैसा निकालते ही हैं। सही बात है। तो रिव्यू का निष्कर्ष यही है कि किताब का सार ये है, अगर दौलत बनानी है तो ऐसी संपत्तियां बनाइए जो पैसिव इनकम दें, मतलब ऐसी इनकम जिसके लिए आपको लगातार एक्टिवली काम ना करना पड़े। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और यहीं से वो रैट रेस, मतलब चूहा दौड़ वाली बात आती है, जिसे रिव्यू किताब का एक बहुत ही प्रभावी मेटाफर मानता है। हाँ, रैट रेस। ये उस स्थिति का वर्णन है जिसमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ, ज्यादा मेहनत करो, तनख्वाह बढ़वाओ और फिर खर्चे बढ़ा लो। हाँ, बढ़ी हुई तनख्वाह से अपने खर्चे बढ़ा लो, एक बड़ा घर, एक नई कार, और नतीजा ज्यादा कर्ज। रिव्यू बताता है कि किताब इसे पैसे के लिए काम करने का एक अंतहीन चक्र कहती है, बजाय इसके कि पैसा आपके लिए काम करे। जो बात यहाँ दिलचस्प है और जिसे रिव्यू भी महत्वपूर्ण मानता है, वो ये कि किताब सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताती, बल्कि इस दौर से बाहर निकलने का रास्ता भी सुझाती है। अच्छा, और वो रास्ता क्या है? वो रास्ता है वित्तीय स्वतंत्रता, मतलब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल करना। कियोसाकी के अनुसार, और रिव्यू इस विचार को प्रमुखता देता है, ये स्वतंत्रता सिर्फ नौकरी पर निर्भर रहकर नहीं मिल सकती। इसके लिए निवेश और उद्यमिता, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप का रास्ता अपनाना होगा।
आपको आय के ऐसे स्रोत बनाने होंगे जो आपकी सीधी भागीदारी के बिना भी पैसा कमा कर दें। ये वाकई एक अलग नजरिया है, ट्रेडिशनल सोच से काफी हटकर। रिव्यू एक और दिलचस्प पहलू पर रोशनी डालता है, कियोसाकी की सलाह कि कमाने के लिए नहीं, सीखने के लिए काम करें। हाँ, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। सोचते हैं कि सबसे ज्यादा सैलरी कहाँ मिल रही है, लेकिन रिव्यू बताता है कि कियोसाकी का सुझाव है, खासकर करियर की शुरुआत में पैसे से ज्यादा उन स्किल्स को हासिल करने पर ध्यान देना चाहिए जो भविष्य में बड़े वित्तीय अवसर खोल सकती हैं। जैसे कौन से स्किल्स? जैसे कि बिक्री, मतलब सेल्स की कला सीखना, मार्केटिंग की स्ट्रेटजी समझना, निवेश के सिद्धांत जानना, या किसी बिजनेस का मैनेजमेंट कैसे होता है ये सीखना। रिव्यू के अनुसार किताब का तर्क है कि हो सकता है इन स्किल्स को सिखाने वाली नौकरियों में शुरुआती वेतन कम हो, लेकिन लंबे समय में ये स्किल्स आपको फाइनेंशियली कहीं ज्यादा मजबूत बना सकती हैं। ये एक तरह से अपने भविष्य के लिए ज्ञान में इन्वेस्ट करना हुआ। हाँ, और ये विचार सीधे तौर पर उद्यमिता और जोखिम लेने की मानसिकता से जुड़ता है, जो किताब का एक और केंद्रीय विषय है, और रिव्यू में भी इस पर काफी जोर दिया गया है। जोखिम लेना मतलब कैलकुलेटेड रिस्क्स। हाँ, सोचे समझे जोखिम। कियोसाकी लोगों को नौकरी की सुरक्षा के मोह से बाहर निकलकर कैलकुलेटेड रिस्क लेने के लिए प्रेरित करते हैं। रिव्यू इस बात को रेखांकित करता है कि किताब के अनुसार असफलता का डर ही वो सबसे बड़ी बाधा है जो लोगों को अपनी वित्तीय स्थिति बेहतर बनाने से रोकती है। अच्छा, तो डर को हटाना होगा। कियोसाकी का संदेश, जैसा कि रिव्यू बताता है, यही है कि असली वित्तीय तरक्की अक्सर अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखने, नए प्रयास करने और हाँ, अपनी गलतियों से सीखने से ही होती है। ये उस पारंपरिक सोच के बिल्कुल उलट है जो कहती है सुरक्षित खेलो, जोखिम से बचो। रिव्यू इसे किताब की एक प्रमुख, हालांकि थोड़ी विवादास्पद शिक्षा मानता है। तो ये तो हुए किताब के मुख्य संदेश, जैसा कि रिव्यू में बताए गए हैं। अब अगर हम रिव्यू के विश्लेषण पर ध्यान दें, तो किताब की सबसे बड़ी ताकतें क्या बताई गई हैं? रिव्यू साफ तौर पर कहता है कि इसकी सबसे बड़ी खूबी है इसका सरल और संबंधित कहानी कहने का अंदाज, मतलब सिंपल रिलेटेबल स्टोरी टेलिंग। हाँ, वो 2 डैड वाली कहानी। बिल्कुल, वो कहानी फाइनेंस जैसे थोड़े मुश्किल विषय को भी आम पाठक के लिए आसान और दिलचस्प बना देती है। ये प्रेरित करती है और पाठकों को पैसे के बारे में अपनी बनी बनाई धारणाओं पर सवाल उठाने के लिए उकसाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। रिव्यू इस बात पर भी बल देता है कि यह किताब सिर्फ कैसे करें, मतलब हाउ टू की लिस्ट नहीं है, बल्कि ये ज्यादातर क्यों करें, व्हाई टू, और कैसे सोचें, हाउ टू थिंक पर केंद्रित है। अच्छा, मतलब माइंडसेट पर फोकस है। हाँ बिल्कुल, ये पाठक की मानसिकता माइंडसेट को बदलने पर काम करती है। नौकरी पर निर्भरता वाली सोच, पैसे का डर और पारंपरिक वित्तीय आदतों से मुक्त होने की मानसिकता। और जैसा कि रिव्यू में उल्लेख है, इसके जो मूल सिद्धांत हैं, संपत्ति और देनदारी का फर्क, कैश फ्लो का महत्व, पैसिव इनकम बनाने पर जोर, हाँ, ये आज भी उतने ही प्रासंगिक रेलेवेंट हैं जितनी ये 1997 में थे। रिव्यू इन्हें कालातीत सिद्धांत, टाइमलेस प्रिंसिपल्स मानता है, और शायद यही वजह है कि इतने सालों बाद भी ये किताब बिखरी है और पढ़ी जा रही है। लेकिन रिव्यू सिर्फ तारीफ ही नहीं करता, वो किताब की कुछ अहम आलोचनाओं और सीमाओं पर भी ध्यान दिलाता है। हाँ। एक मुख्य आलोचना जिसका जिक्र रिव्यू में बार बार आता है, वो है इसमें एक्शन लेने लायक डिटेल्स की कमी, मतलब एक्शनेबल डिटेल की कमी। हाँ, ये पॉइंट अक्सर उठता है। यानी किताब ये तो बताती है कि क्या करना चाहिए, संपत्ति खरीदो, निवेश करो, बिजनेस शुरू करो, लेकिन ये ठीक ठीक कैसे करना है, इसके बारे में बहुत कम व्यावहारिक मार्गदर्शन देती है। हाँ। रिव्यू कहता है कि ये प्रेरणा तो देती है, पर रास्ता बनाने के लिए आपको कहीं और देखना होगा। हाँ, ये आलोचना काफी आम है और रिव्यू इसे गंभीरता से लेता है। कुछ आलोचक, जिनका हवाला रिव्यू देता है, ये भी मानते हैं कि किताब वास्तविक जीवन के निवेश की जटिलताओं को जरूरत से ज्यादा सरल कर देती है, ओवर सिंप्लीफिकेशन कर देती है। असल दुनिया में निवेश कई ज्यादा पेचीदा है, इसमें कई तरह के रिस्क हैं जिनकी गहराई में किताब ज्यादा नहीं उतरती। और क्या आलोचनाएं हैं? इसके अलावा रिव्यू कुछ तथ्यात्मक विवादों का भी जिक्र करता है, जैसे ये सवाल कि क्या रिच डैड वास्तव में कोई एक व्यक्ति थे या कियोसाकी ने कई लोगों के अनुभवों को मिलाकर एक काल्पनिक किरदार गढ़ा है। इस पर स्पष्टता की कमी की ओर रिव्यू इशारा करता है। अच्छा, ये भी एक पॉइंट है। और एक और अहम आलोचना जो रिव्यू उठाता है वो ये है कि किताब जोखिम लेने को बहुत प्रोत्साहित करती है, लेकिन असफल निवेशों से जुड़े वास्तविक खतरों, संभावित नुकसानों और उनसे कैसे निपटा जाए, इस पर पर्याप्त चर्चा नहीं करती है। रिव्यू के अनुसार ये रवैया थोड़ा एक तरफा और जोखिम भरा लग सकता है, खासकर नए निवेशकों के लिए।
तो इन सभी बातों को, ताकतों और कमजोरियों को ध्यान में रखते हुए रिव्यू के आधार पर ये किताब असल में किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा ठीक रहेगी? ऐसा लगता है, और रिव्यू भी इसी ओर इशारा करता है कि ये उन लोगों के लिए एक बेहतरीन शुरुआती बिंदु, एक स्टार्टिंग पॉइंट है जो पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में नए हैं और खास तौर पर पैसे को लेकर अपनी बनी बनाई सोच या मानसिकता, माइंडसेट को बदलना चाहते हैं। सही है। छात्र, युवा, पेशेवर या कोई भी व्यक्ति जो ये महसूस करता है कि वो काम करो, ज्यादा कमाओ, ज्यादा खर्च करो वाली रैट रेस में फंसा हुआ है, उसे इस किताब से एक नई दिशा और प्रेरणा मिल सकती है। रिव्यू मानता है कि ये उन्हें पारंपरिक रास्ते से हटकर सोचने पर मजबूर कर सकती है। निश्चित रूप से रिव्यू का जो अंतिम निष्कर्ष है वो भी यही है। वो साफ कहती है कि रिच डैड पुअर डैड कोई कदम दर कदम गाइड, स्टेप बाय स्टेप गाइड नहीं है, बल्कि ये एक माइंडसेट शिफ्टिंग बुक है। अच्छा। इसका मुख्य काम है आपके दिमाग में ये बीज बोना कि सच्ची वित्तीय स्वतंत्रता सिर्फ एक अच्छी तनख्वाह से नहीं आती, बल्कि संपत्ति बनाने, निवेश करने और लगातार वित्तीय ज्ञान हासिल करने से आती है। अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें, जैसा कि रिव्यू करता है, तो जो लोग पहले से ही निवेश की दुनिया में अनुभवी हैं, उन्हें शायद इसमें रणनीतियों की कमी खलेगी। उन्हें यह किताब काफी बेसिक लग सकती है। हाँ, हो सकता है। लेकिन फिर भी रिव्यू का अंतिम निर्णय यही है कि पैसे और धन निर्माण के बारे में अपनी सोच को चैलेंज करने और उस पर दोबारा विचार करने के लिए ये आज भी एक शानदार शुरुआती बिंदु बनी हुई है। इसीलिए रिव्यू में इसे कुल मिलाकर 5 में से 4 स्टार दिए गए हैं। प्रेरणादायक, समझने में आसान और आंखें खोलने वाली, लेकिन व्यवहारिक कार्यान्वयन, प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन के डिटेल्स में थोड़ी हल्की। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकलता है, संक्षेप में कहें तो? समीक्षा के अनुसार रिच डैड पुअर डैड पैसे के प्रति हमारे पारंपरिक नजरिए को झकझोरने और उसे बदलने के लिए एक शक्तिशाली उत्प्रेरक, एक कैटलिस्ट की तरह काम करती है। हाँ, एक शुरुआत के लिए अच्छी है। ये वित्तीय साक्षरता के महत्व और नौकरी की मानसिकता से हटकर संपत्ति निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत पर जोर देती है। हालांकि रिव्यू ये भी साफ करता है कि इसके विचारों को अमल में लाने के लिए सिर्फ इस किताब पर निर्भर रहना काफी नहीं होगा। बिल्कुल। बल्कि इसके साथ अन्य व्यावहारिक संसाधनों जैसे डिटेल्ड गाइड, एक्सपर्ट सलाह या और गहरी रिसर्च को जोड़ने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ एक विचारणीय प्रश्न उठता है जिसे रिव्यू सीधे तौर पर तो नहीं पूछता, पर उसकी चर्चा से ये उभरता है। ये किताब मुख्य रूप से पारंपरिक संपत्तियों, एसेट्स जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक, बिजनेस वगैरह बनाने पर केंद्रित है, जो 1997 के लिहाज से बिल्कुल सही था। लेकिन आज का आर्थिक परिदृश्य बहुत बदल चुका है। टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन, इनसे नई संभावनाएं और चुनौतियां दोनों आई हैं। तो ये सोचना दिलचस्प होगा कि क्या संपत्ति या एसेट की परिभाषा खुद ही विकसित हो रही है। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मतलब एसेट का मतलब बदल रहा है। हाँ, क्या आज के डिजिटल युग में पारंपरिक संपत्तियों के अलावा ज्ञान, नॉलेज अपने आप में एक असेट है? डेटा, ऑनलाइन कम्युनिटीज या फिर डिजिटल संपत्तियां जैसे क्रिप्टो या एनएफटीज, क्या ये नए रूप उभर रहे हैं जिन पर ध्यान देना उतना ही या शायद उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है? ये सवाल हमें कियोसाकी के मूल विचारों से आगे ले जाता है और सोचने पर मजबूर करता है कि 21वीं सदी में वास्तविक संपत्ति निर्माण का मतलब क्या है। ये वाकई एक गहरा सवाल है और भविष्य की वित्तीय रणनीतियों के लिए बहुत प्रासंगिक भी। इसी विचार के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं। जी।